आप लोग सब? चलिए भैया, तो आज का सबसे बड़ा एक्ट और सबसे आसान एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सर अब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम लोग कोई एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग कोई एक्ट पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में कोई किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसा हो सकता है इंटरमीडिएट में आप मेरे साथ ऑफलाइन ना कर रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, तो आपको ना 3 सवाल पूछने हैं टीचर से। कब आया, क्यों आया, और कब, क्यों और कहां। तो भैया इसकी भी कहानी सेम है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम इंडियन है। उन दिनों अंग्रेजों का एक स्कीम हुआ करता था कि ये जब भी कोई एक्ट अपने देश में, जो इनके यहां ब्रिटेन में था, उसको इंडिया में अप्लाई करते थे, तो उसमें एक ये वर्ड स्पेशली यूज कर लेते थे, इंडियन, ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये इंडिया में लगता है। तो भैया ये कब आया? ये आया इंडिया में अंग्रेजों के रूल के दौरान 1 सितंबर 1872। ठीक है सर, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 सितंबर 1872। स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? कोई प्रॉब्लम? सर इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ओए, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन क्या था? Why was it introduced? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पाने के लिए और जस्टिस दिलवाने के लिए, जिससे लोग चीटिंगबाजी करना बंद कर दे और उनके बीच के ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेंगे, सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट, कहां पर यह एप्लीकेबल है? पहले ही अप्लाई करता था होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK, बट फिर ऑल थैंक्स टू अवर डियर मोदी जी, ठीक है, अपने डियर मोदी जी, ठीक है, हम लोगों ने भैया उसको अब आर्टिकल 370 डालने के बाद कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। तो नाउ इट अप्लाइज टू दी होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपने एक एक्ट के बारे में सेट कर लिया कि ये क्यों आया था, कब आया था और किस लिए आया था। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा एक्ट है, ये 22 नंबर का पेपर में आता है, 22 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन 1A कॉन्ट्रैक्ट रहता है 4 नंबर का, क्वेश्चन 2A कॉन्ट्रैक्ट रहता है 7 नंबर का, क्वेश्चन 3B कॉन्ट्रैक्ट रहता है 6 नंबर का और 6A रहता है 4। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने आज मेरी पूरी क्लास, अगर आपने मेरी आज की पूरी क्लास, पूरा सेशन ध्यान से अटेंड कर लिया, जो 5 घंटा मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट की और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहला यूनिट हमें बताता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहला यूनिट आज आपने आज तक भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ध्यान से बैठ के यहां पे करिए, मैं करा देगा। सबसे पहला यूनिट हमें बताता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिससे सबसे पहली चीज हम लोग सीखते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट सीखने जा रहे हो तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आप पढ़ने जा रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको इंडियन का मतलब पता है, एक्ट का मतलब पता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता ही नहीं है। आइए चलिए, तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। सर अब इसमें अग्रीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। और वादा कैसे होता है? वादे के लिए एक आदमी आपको ऑफर देता है, ठीक है, जब इस ऑफर को दूसरा आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, एक लड़का अपने घुटनों पे गया, जाके लड़की का हाथ मांग के बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, ये ऑफर है। लड़की वहां से बोलती है हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और तुम पैसे भी अच्छे कमाते हो, मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। तो ये हो गया प्रॉमिस। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक ऑफर जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है या प्रॉमिस बन जाता है। सर क्या ऑल अग्रीमेंट्स आर प्रॉमिस? ऑल अग्रीमेंट्स आर प्रॉमिस? द आंसर इज यस।
एवरी अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस का मतलब सिंपल होता है, एक ऑफर जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। द टर्म अग्रीमेंट गिवन बाय सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा, तुम मेरे लिए एक काम करो, हम लोग दोनों ने एक प्रॉमिस किया, प्रॉमिस ही अग्रीमेंट है, वादा, वादा ही अग्रीमेंट है। अच्छा नेक्स्ट, अब यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो आदमी वादा कर रहा है, ठीक है, जो आदमी वादा कर रहा है मतलब ऑफर दे रहा है, उसको ऑफरर बोलते हैं। जिसको वो ऑफर दे रहा है उसको ऑफरी बोलते हैं। और जब भी एक आदमी ऑफर देता है ना सामने वाले को, वो यही चाहता है कि सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट कर ले, मतलब उस आदमी का हमें क्या मिल जाए, उस आदमी का हमें असेंट मिल जाए। असेंट मतलब अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। क्योंकि भैया देखो ना, अगर फ्लिपकार्ट वाले आपके फोन में एक मैसेज भेजते हैं कि सर 30% ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक, तो वो क्या चाहते हैं कि आप उस ऑफर में इलेक्ट्रॉनिक खरीदो ना। अगर आप नहीं खरीदते हो तो उनका फिर ऑफर भेजने का फायदा क्या हुआ? द पर्पस ऑफ सेंडिंग द ऑफर इज दैट यू बाय इट ब्रो, ठीक है, दैट यू बाय इट। until and unless you buy it, what is the purpose of sending the offer? हाँ, जैसे हमारे इन्होंने क्या बोलते हैं, बोस जी ने, ठीक है, बोस जी जो हमारे फ्रीडम फाइटर, उन्होंने एक बात बोली थी, तुम हमें खून दो हम तुम्हें पानी देंगे, सॉरी, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, सॉरी 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 सॉरी, हम तुम्हें खून दो, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, ठीक है। तो वो खून के बदले आजादी दे रहे थे, ये भी तो एक प्रॉमिस है। मैं तुमसे डिमांड कर रहा हूं खून, ऑफर में तुमको दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम्हें आजादी दूंगा, तुमसे डिमांड कर रहा हूं खून, ठीक है, गलती से पानी निकल गया, ठीक है। तो अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक छोटा सा नोटिंग करा देता हूं, छोटी सी नोटिंग करा देता हूं। ये होता है आदमी, इसको बोलते हैं प्रपोजर या ऑफरर या प्रॉमिसर। ये क्या करता है, एक ऑफर देता है, किसको देता है? एक्सेप्टर, ठीक है, ऑफरी, प्रॉमिसी, कहंदी उंदी सी, प्रॉमिसी को। जब प्रॉमिसी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो बन जाता है प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस ही होता है अग्रीमेंट। ये प्रॉमिस ही होता है अग्रीमेंट। इज इट क्लियर? चलो, और इस ऑफर को ना प्रपोजल भी बुलाते हैं, ऑफर को हम लोग प्रपोजल भी बुलाते हैं। अब अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्लियर? चलो, ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं पे नोटिंग करता रहूंगा, ठीक है। अच्छा सर, अब अग्रीमेंट तो बन गया, अग्रीमेंट तो बन गया, ठीक है, अग्रीमेंट तो बन गया, ठीक है, अग्रीमेंट तो मेड है। अब बात आती है क्या चीज की, बोलो तो? अग्रीमेंट में अब लेके आना है एनफोर्सेबिलिटी, अग्रीमेंट में अब लेके आना है एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है। अग्रीमेंट में अब लेके आना है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सर तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट, किसी का गिरबान पकड़ के उसको कोर्ट में घसीटने को एनफोर्सेबिलिटी बोलते हैं। जब आप किसी आदमी को उसका गिरबान पकड़ के कोर्ट में घसीट सकते हो, दैट इज नोन एज एनफोर्सेबिलिटी। तो एनफोर्सेबिलिटी मींस द राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट। तो एनफोर्सेबिलिटी के नीचे लिख देता हूं मैं, राइट टू टेक पर्सन टू कोर्ट, राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट, ठीक है, एक आदमी को कोर्ट ले जाने का हक, राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट। सर तो ये राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट आता कैसे है? जो जो नए बच्चे आ रहे हैं सब लोग लाइक करते रहे वीडियो को। ये राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट आता कैसे? ठीक है, ये राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट आता है सेक्शन 10 को फुलफिल करने से।
कहाँ गया वो? अरे हाँ, सेक्शन 10 को फुलफिल करने से। अब सर सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है? थोड़ा सा मैं इसको सफाई कर दूं, ये थोड़ा गंदा हो गया। क्लियर पेज। आइए, तो भैया ये जो बात है यहां पे सेक्शन 10, ये जो सेक्शन 10 है, ठीक है, ये बताता है आपको जिनको बोला जाता है वैलिड एसेंशियल। क्या बोला जाता है? वैलिड एसेंशियल। अगर ये पूरे होते हैं, अगर ये कंप्लीट होते हैं, तो ये कंप्लीट होने से हम लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। गुड मॉर्निंग बेटा। ये कंप्लीट होने से हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ये कंप्लीट नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाता। सर तो ये क्या चीजें हैं? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें सेक्शन 10 में नहीं लिखी हुई हैं। सेक्शन 10 में सिर्फ 6 बातें लिखी हुई हैं। बाकी की जो 4 बातें हैं ना, बाकी की जो 4 बातें हैं, ये जनरल बातें हैं। ठीक है, एक्चुअली सेक्शन 10 में 5 बातें लिखी हैं, 5 बातें जनरल बातें हैं। ये जनरल बातें हम लोगों ने ना धीरे धीरे खुद सीखी हैं कि ऐसी चीजें होती हैं। इनको बुलाया जाता है सेक्शन 10 के वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात समझिएगा गाइस प्लीज, आपको थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा रहा हूं। उस दिन पढ़ाया था, मजा आया था ना? थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कल मैंने आपको सोगा पढ़ाया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, कल मैंने आपको सोगा पढ़ाया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने आपको बोला किसी भी चीज को सोगा में आने के लिए पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, उसमें गुड्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें बायर और सेलर होने चाहिए, और उसमें प्राइस होना चाहिए। मैंने बोला आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये 5 चीजें हैं तो वो सोगा में आता है। अब एक्चुअली में देखो मैं कहना क्या चाहता था, ये एक्चुअली में 5 चीजें नहीं है, ये एक्चुअली में 14 चीजें हैं। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो 10 चीजें यहां हो गई, फिर 11, 12, 13, 14, तो 14 एलिमेंट्स टोटल में होंगे, तब वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्योंकि जैसे ही मैं ये वर्ड यूज करता हूं ना, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 10 चीजें पूरी हो रही। क्या समझे? हाँ, क्या समझे? देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जब मैं हर बार एक टॉपिक पढ़ाता हूं ना, हर बार एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है, तो हर बार उस टॉपिक में मैं कुछ ना कुछ नया एडिशन हमेशा करता हूं। ये मेरी आदत है, क्योंकि जो बच्चा बार बार देख रहा है ना, उसका ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ नया हर बार सीख के जाए। ठीक है, तो टोटल में 14 एलिमेंट है। ऐसे ही अगर आप पार्टनरशिप में देखो तो पार्टनरशिप में भी 3 + 10 13 एलिमेंट होंगे। 10 वैलिड एसेंशियल के, 3 अपने मैप। ठीक है, दस अपने मैप, 13 एसेंशियल्स होंगे। ठीक है, प्राइस और कंसिडरेशन अलग अलग होगा। प्राइस ही तो कंसिडरेशन है, प्राइस ही तो कंसिडरेशन है। अरे ये इधर जो बात लिखी है मैडम, वो जनरल बातें हैं। यहां पे जो प्राइस है वो स्पेसिफिक सेल कॉन्ट्रैक्ट का है, स्पेसिफिक टू सेल, ये कहने का मतलब है। समझिए? आइए तो चलिए पहले कुछ जनरल बातें देख लेते हैं। सबसे पहली जनरल बात ये बोलता है देयर शुड बी 2 पार्टीज। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई आदमी खुद से थोड़ी ना खरीद सकता है, या खुद को सामान थोड़ी ना बेच सकता है। ठीक है, सो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टी। सर कोई मेरे से पूछता है क्या सर 2 पार्टी से ज्यादा अग्रीमेंट में हो सकते हैं क्या, या कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं? बिल्कुल। अब मान लो कल को मैं, नकुल सर और जतिन सर मिलकर एक इंस्टीट्यूट चालू करें, ठीक है, ऑफलाइन एजुकेशन के लिए, लेट्स से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीनों तो ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएंगे ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो 3 लोगों के बीच में, तो जरूरी नहीं है देयर ऑलवेज हैज टू बी 2 पार्टीज, देयर कैन बी 3, 4, बट मिनिमम 2 चाहिए। ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है। नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यहां पर होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। मतलब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है ना, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप लीगल रिलेशनशिप फुलफिल कर रहे हो। व्हाट डू आई मीन बाय लीगल रिलेशनशिप या लीगल ऑब्लिगेशन? मतलब क्या है कि आप कोई ऐसी चीज करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में
जिसको ना पूरा करने से आप सामने वाले को कोर्ट लेके जा सको। इट शुड बी लीगल, मतलब इलीगल नहीं हो सकता। और यहां पे जो रिलेशनशिप बोलता है ना, इसका मतलब है ऑब्लिगेशन। इट शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। देखो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है दैट इट हैज टू बी ऑन अ स्टैम्प पेपर, तो वैसे केस में आपको स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना मैंडेटरी, ठीक है, तो आप ऐसे उसमें करा लेना। सोशल अग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसमें, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। उसमें क्या हुआ था, बैल्फर एक हस्बैंड था, उसने अपनी बीवी को बोला मैं तुमको मेंटेनेंस दूंगा लेकिन तू मेरा पीछा छोड़ दे बाबा। मैं जा रहा हूं नाव में बैठ के बाहर, मैं तेरे को हर महीना तेरे खर्चा के लिए पैसा भेजता रहूंगा, लेकिन अब मेरा दिमाग मत खाइयो, ठीक है, और मेरे को फोन ऑन करके परेशान ना करियो। 2-3 महीना उसने दिया, उसके बाद उसने देना बंद कर दिया। ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना था ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं उनके बीच में, तो क्या उसकी वाइफ उसको सू कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। यही उसकी वाइफ लीगल रिलेशनशिप के लिए उसके ऊपर जाके केस कर देती डिवोर्स का, तो एलमनी पक्का मिल जाता, और वो नहीं देता तो ठुकाई भी होती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आप जिस भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन दोनों सर्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन इन द सेंस आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि किसको क्या मिल रहा है, ठीक है। दोनों पार्टीज को फुल्ली अवेयर होना चाहिए कि व्हाट आर दे गेटिंग इन दिस ट्रांजैक्शन, किसको क्या मिल रहा है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। निभाना पॉसिबल होना चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इसको निभाना पॉसिबल होना चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब इसको दिखाना, इसको करके पॉसिबल करना पॉसिबल होना चाहिए, मतलब इम्पॉसिबल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा हूं। जिस चीज के ऊपर आपने अग्रीमेंट किया ना वो इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, वो करके दिखाना पॉसिबल होना चाहिए, निभाना पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा अग्रीमेंट तो पहले ही हो चुका था, तो इसको मैं वैलिड एसेंशियल नहीं गिनता, क्योंकि अगर अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो सवाल ही नहीं आएगा, तो इसको मैं नहीं गिनता। आइए नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कोई दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो उनके बीच में होना चाहिए कंसेंसस ईडियम। तो व्हाट इज कंसेंसस ईडियम? इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ द माइंड्स, इसका मतलब क्या है? दो चीज पे, मतलब दो लोग एक चीज पे सेम सेंस में सेम तरीके से अग्री करें विदाउट एनी, सुनो अगर आपको याद आए तो, नहीं आएगा तो मैं दिलाऊंगा, विदाउट एनी फोर्स, जिसको कोर्शन बोलते हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और इन्फ्लुएंस। दो लोग एक चीज पर अग्री करें अपनी मर्जी से, दो लोग एक चीज पे अग्री करें ऑन द सेम सेंस, इन द सेम रेलेवेंस, किसी चीज पर अग्री करें, तब हम लोग उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। तब हम लोग उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट, जब दो लोग सेम चीज में सेम सेंस पे अग्री करें, ठीक है, कोर्शन, फ्रॉड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी। जो पार्टीज आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करा रही हैं वो पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए। व्हेन आई से दैट पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए, मतलब दे शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लायक होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लायक होनी चाहिए, ठीक है। आना तो सर दे शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या किया है एक्ट में, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन लोगों के जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे पहला है माइनर,
फिर है ड्रंकर्ड, कोई बेवड़ा एवड़ा होगा, ठीक है, फिर है पर्स इंसॉल्वेंट, फिर है मान लो कोई आदमी जो कॉन्विक्ट है। तो ये सब लोगों के पास कंपिटेंसी है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आया लॉफुल कंसिडरेशन। सर जो भी कंसिडरेशन आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस कर रहे हो, दैट कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। लॉफुल का मतलब है वो लीगल होनी चाहिए। आप किसी को ड्रग्स नहीं प्रॉमिस कर सकते, गोली बम बारूद नहीं कर सकते, दूसरे की लाश नहीं कर सकते, किडनी नहीं कर सकते, हार्ट नहीं कर सकते प्रॉमिस, सब कुछ लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, उसी तरह से आप जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। मतलब स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, ये वैलिड नहीं होते। नेक्स्ट, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट जो मैंने ऊपर बात की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आपको सेक्शन 24 से 30 और 56 में, तो सर इन्होंने क्या बोला कि वो वॉइड होना चाहिए। वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई गारंटी नहीं है, अब कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे ट्रांजैक्शन जो वो बोल रहा है कि वॉइड हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शन जो वो बोल रहा है वॉइड हो जाएंगे, कि इनकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि ये लीगल है या इलीगल है। लीगल इलीगल कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग दैट इज इलीगल इज वॉइड, ये तो सच बात है, बट एवरीथिंग दैट इज वॉइड इज नॉट इलीगल। तो नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि ये एक्सप्रेसिवली वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाली चीज वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। अगर ये वॉइड डिक्लेयर हो गई देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है सुनना, जब ये बोल रहा है नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, इन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, सेक्शन नंबर 24 से लेके 30 एंड 56 में, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, चलो 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 चलो, हाँ, पार्टी सर्टेनिटी कैपेसिटी सेक्शन 10 लॉफुल, हाँ। अब आए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स 3 बेसिस पे डिवाइड किए गए, एक ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। देखते हैं, आइए। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। आइए, पहला है वैलिडिटी ऑन एनफोर्सेबिलिटी, दूसरा है फॉर्मेशन और तीसरा है परफॉर्मेंस। तो अपने एक एक करके देखते हैं, ये इजी है, फटाफट हो जाएगा अपना, ठीक है। सबसे पहले आया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट जिसमें सारे वैलिड एसेंशियल्स पूरे हैं, सो इसको बोलते हैं अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल ऑन ऑल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल बोलूं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें सारे के सारे वैलिड एसेंशियल्स हैं, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें सारे के सारे वैलिड एसेंशियल्स इंक्लूडेड है, सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी वैलिड एसेंशियल मिसिंग है। इफ एनी ऑफ द वैलिड एसेंशियल्स इज मिसिंग, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सर वॉइडेबल क्या है, ये है दोनों के बीच का ग्रे एरिया। वॉइडेबल क्या बोलता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन इसमें फ्री कंसेंट एब्सेंट है, क्योंकि किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की है, किसी ने आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के आपसे कोई काम करवाया, ठीक है, आपके साथ जोर जबरदस्ती करके कोई पेपर साइन कराया। लेकिन एक बात समझो राज, ये तो तुम्हारे साथ हुआ है, कोर्ट में बैठे जज को कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारे साथ हुआ है। उसके लिए तो जिस डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर तुमने होश और हवास में किया है, वो सिग्नेचर तुमने होश और हवास में किया है ना, वो सिग्नेचर होश और हवास में किया है कि नहीं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि जो सिग्नेचर तुमने होश और हवास में किया है तो कोर्ट की नजर में वो वैलिड है।
अगर आप मतलब कौन, जो हर्ट पार्टी है, जिसको हम लोग अग्रीव्ड पार्टी बुलाते हैं, अग्रीव्ड पार्टी, अगर ये अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट जाके, कहां जाके, कोर्ट जाके ये प्रूफ कर दे, ठीक है, अगर ये कोर्ट जाके ये प्रूफ कर दे कि हां इसके साथ जबरदस्ती हुई है, ठीक है, इसके साथ जबरदस्ती हुई है, तो फिर कोर्ट इसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो वॉइडेबल मतलब एक ऐसा चीज जो अभी तो वैलिड है, बट इट कैन बी अ पुट टू एन एंड, इट कैन बी मेड वॉइड बाय द पार्टी, ठीक है, हु इज अंडर डिफॉल्ट, मतलब जो पार्टी अंदर दर्द है, ठीक है, जो पार्टी जो दुखी है, जिसको तकलीफ हो रही है, वो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस है, मैंने हमेशा से बोला है, ये जो डिफरेंस बिटवीन होता है, ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन आपके लिए सेल्फ रीडिंग के लिए होता है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट पहले ही कवर करा दिए, हालांकि मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिएबल नहीं होता बाय लॉ, वॉइडेबल मतलब विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लेकिन इट कैन बी पुट टू एन एंड बाय द हर्ट पार्टी। वॉइड को तो आप कोर्ट में ही लेके नहीं जा सकते, वॉइडेबल को आप कोर्ट में लेकर जाके वॉइड बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है, जब उसमें एक सर्कमस्टेंस मिसिंग होता है। वॉइडेबल कब होता है, जब किसी का वो लिया गया होता है, क्या बोलते हैं, किसी का वो कंसेंट लिया गया होता है 10% में, ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का क्या मतलब है, अगर 10 में से कोई भी वैलिड एसेंशियल मिसिंग होता है तो वो फर्स्ट डे से वॉइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन वॉइडेबल के केस में उसमें फ्री कंसेंट नहीं होता है पहले, ठीक है, और फिर बाद में फ्री कंसेंट डालने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। एब्सेंट होता है पहले और उसको बाद में जैसे ही प्रूफ किया तो वो वॉइड हो जाता है। कोई बात नहीं, आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर टू मीन्स आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके ही आप उसको, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपने समय रहते कैंसिल नहीं किया तो फिर वो परफॉर्म हो जाएगा। कल याद है सेल अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सोगा में पढ़ाया था। अगर तुमने किसी से प्रॉपर्टी चोरी से ली और फिर तुमने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, देयर टू का मीनिंग बता दिया, ठीक है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। तो आपको समय रहते वॉइडेबल को कैंसिल कराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात आई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की। पहले दिखा देता हूं आपको, एक वर्ड गलत लगा है, ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सर इलीगल के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या कभी? नहीं, इलीगल सिर्फ अग्रीमेंट होगा, इलीगल सिर्फ अग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक अग्रीमेंट ही है जिसमें ऑफर भी होगा और एक्सेप्टेंस भी होगा। एक ऑफर भी होगा, एक एक्सेप्टेंस भी होगा, सिर्फ एक अग्रीमेंट ही है जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, वरना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो सकता है, सिर्फ एक अग्रीमेंट ही है। डन। आओ इधर, आगे चार्ट में एग्रीमेंट नहीं लिखा है, हाँ देखो, एक्चुअली इलीगल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इलीगल चीज में एक एलिमेंट मिसिंग है, अगर आप देखो तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला। और मैंने आपको बोला ना 10 के 10 पूरे एलिमेंट होने चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जैसे ही लॉफुल ऑब्जेक्ट मिसिंग गया तो इलीगल हो गया ना, खेला ही खत्म हो गया, वो वाला एलिमेंट मिसिंग चला गया। फिर आता है, देखो यही कंपैरिजन ये लोग देते हैं, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट में क्या होता है। मैं एक सेंटेंस में पूरा करूंगा, देखो, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर void, but all void agreements are not illegal. बस, all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. मतलब हर चीज जो इलीगल है
वो तो डेफिनेटली वॉइड होगी, मतलब उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। बट हर चीज जो वॉइड है वो इलीगल हो वो जरूरी नहीं होगी। जैसे अगर मैं अपनी मेंबरशिप फीस पेमेंट ना करूं सीए में, तो वो क्या करेंगे, मेरा मेंबरशिप नंबर कैंसिल कर देंगे। तो फिर अगर मैंने किसी मतलब किसी पार्टी का ऑडिट रिपोर्ट साइन किया तो वो वॉइड हो जाएगा, वो इलीगल नहीं है, वो वॉइड हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट है बेटा, वो इलीगल नहीं है, वो बस वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक पेज 2 बार प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इंप्लाइड, एक बाद में आएगा क्वाजी। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जहां पर वर्ड्स रिटन, ठीक है, या वर्ड्स स्पोकन में टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस्ड किए जाते हैं। बाय वर्ड्स रिटन या वर्ड्स स्पोकन में टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए जाते हैं बाय वर्ड्स रिटन और वर्ड्स स्पोकन। उसके बाद आते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में आता है ओनली एंड ओनली, जो वास्तविकता में सामने आता है बाय वर्ड्स, नहीं बाय कंडक्ट, बिहेवियर, एक्शन। मतलब जो आपके एक्शन, बिहेवियर, कंडक्ट, हरकतों से पता चलता है। ठीक है, जो एक्चुअली में वर्ड्स जिसमें यूज ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हरकतों से पता चलता है। ABCD, जिसमें A, B और D था, एक्शन, बिहेवियर एंड डीलिंग। एक्शन, बिहेवियर और डीलिंग, आपकी हरकतों से वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक और कॉन्ट्रैक्ट घुस जाता है आज की डेट में, टैसिट। बच्चों लोगों को कंफ्यूजन होती है आखिरकार ये टैसिट है क्या? ये कुछ नहीं है। देखो, इंप्लाइड बनता है एक्शन से भी, बिहेवियर से भी और डीलिंग, कोर्स ऑफ डीलिंग से भी। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट से बनता है, ओनली कंडक्ट। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज अ सबसेट ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक चीज देखो, जब आप एटीएम के पास जाते हो, एक बढ़िया एग्जांपल ये लोग देते हैं, एटीएम के पास जाते हो तो एटीएम के साथ भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। एटीएम कैश ही देगा, ठीक है, और उसी जगह से निकलेगा जो वहां पे होल बनाया हुआ, और साथ में एक स्लिप देगा। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही आपने पिन डाला और अमाउंट डाला, सर 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 करके आवाज आने लगती है। वो अलग से बोलता नहीं है अब मैं पैसे दे रहा हूं, नहीं करता। कुछ कुछ एटीएम मशीन बात करती है आपसे, जिसमें से आवाज आती है, एंटर पिन वगैरह, बाकी सब में आवाज नहीं आती। ठीक है, बाकी सब में आवाज नहीं आती। नेक्स्ट, फिर आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हमारा पूरा का पूरा एक यूनिट है बाद में, तो मैं उस यूनिट में ही जाके बात करूंगा, यहां इसके बारे में और बात नहीं करूंगा। इट्स नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज एन ऑब्लिगेशन। ये एक ऑब्लिगेशन है दैट नो वन शुड बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। ठीक है, नो वन शुड बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। कोई और आदमी अमीर नहीं बनना चाहिए किसी और आदमी का नुकसान करके, एज सिंपल एज दैट। और ये ऑब्लिगेशन लेके कौन आ रहा है? ये ऑब्लिगेशन लॉ लेके आ रही है। ये ऑब्लिगेशन कौन लेके आ रहा है? ये ऑब्लिगेशन लॉ लेके आ रही है। ठीक है, और लॉ से ही हम लोग ये बात सीख रहे हैं, लॉ से ही हम लोग ये बात सीख रहे हैं कि हमें ये ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए एक आदमी दूसरे आदमी का ऑब्लिगेशन ना फुलफिल करे, मतलब कोई एक आदमी दूसरे आदमी का नुकसान ना करे। ठीक है, एक आदमी दूसरे आदमी का नुकसान ना करे। नेक्स्ट, तो ये ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ड्यूटी। नेक्स्ट, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसको आज के जमाने में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारे, थोड़ा कम घंटी बजाओ ना, भगवान नीचे ही आ जाएंगे। हाँ
सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स इनको बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स या ई कॉन्ट्रैक्ट्स तब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, हम लोग दिन भर इसी पे डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें डेटा इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या ईडीआई। नेक्स्ट आया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें, ठीक है, जिसमें सारी एक्टिविटीज जो दोनों पार्टी को परफॉर्म करनी थी और कंसिडरेशन, मतलब एक्टिविटी प्लस कंसिडरेशन दोनों कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपने अनअकैडमी पे जो पैसा दिया था पूरा पेमेंट कर दिया, बदले में अनअकैडमी के टीचर्स को आपका सिलेबस कंप्लीट कराना था, उन्होंने कर दिया। अब आपका अनअकैडमी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जीक्यूटरी क्या होता है जो दूसरा आता है? एग्जीक्यूटरी का मतलब है समथिंग विच इज येट टू बी डन, कुछ ऐसी चीज जो अभी करना बाकी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, दोनों में से एक पार्टी का कोई काम करना बाकी है। जैसे अभी आपका एग्जाम देना बाकी है, ठीक है, अभी आपका एग्जाम देना बाकी है, ठीक है, अभी आपका एग्जाम देना बाकी है, ठीक है। जिस दिन आप एग्जाम दे दोगे उस दिन एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड बन जाएगा। अभी एग्जीक्यूटरी है क्योंकि समथिंग इज येट टू बी डन, समथिंग इज येट टू बी डन, इसीलिए एग्जीक्यूटरी। फिर एग्जीक्यूटेड कब बन जाएगा? जब वो चीज हो जाए, जो समथिंग येट टू बी डन है जब वो हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा, ठीक है, तब वो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा। क्लियर? आइए सर यूनिलैटरल और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सुनिए। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत मतलब ये वन साइडेड अफेयर होता है, ये वन साइडेड अफेयर होता है, एक तरफा मोहब्बत, जिसमें सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना है, दूसरा पार्टी बैठ के देख रहा है। जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट का टेंडर होता है। हाँ, गवर्नमेंट ने पेपर में टेंडर निकाला, अब मैंने टेंडर मेरे को मिला, अब मैं प्रॉपर्टी बनाएगा, सब खर्चा मैं करेगा, और पता है बाद में वो खर्चा करने के बाद उस प्रॉपर्टी पे पैसा भी मैं ही कमाऊंगा अगले 20-30 साल तक। कैसे? टोल लगा के, वो बिल बोर्ड लगा के। सरकार कुछ नहीं करती, खाली सरकार ने टेंडर निकाल दिया, बस और कुछ नहीं। यूनिलैटरल। बायलैटरल क्या है? जो हमारे बीच है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुम पढ़ोगे नहीं, सिंपल सी चीज। तो जो हो रहा है साथ में हो रहा है, अगर मैं पढ़ाऊं ना तो तुम पढ़ोगे नहीं, है ना, अगर मैं पढ़ाऊं ना तो तुम पढ़ोगे नहीं, तो जो हो रहा है साथ में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे बोला नथिंग स्टार्ट्स विदाउट ऑफर, तो अब हम लोग सबसे पहले सेक्शन में आए हैं ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर समझिएगा, ऑफर इज अ प्रपोजल ईदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, ऑफर दोनों हो सकता है, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है, ऑफर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। मैं आपको यह भी ऑफर दे सकता हूं कि भैया तू अगर 90% लेके आ जाए तो मैं बदले में 90% के तेरे को PS4 ला के दे दूंगा। दिस इज एन ऑफर टू डू समथिंग। इट कैन ऑल्सो बी एन ऑफर नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। ऑफर कैन ऑल्सो बी टू नॉट टू डू समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मम्मी आपको बोलती है अभी पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई कर लोगे तो बाद में 1 घंटा एक्स्ट्रा टीवी देखने देंगे। इट इज एन ऑफर नॉट टू डू समथिंग। अगर खेलने नहीं जाओगे, पढ़ाई कर लोगे, तो मम्मी बाद में आपको कुछ देगी उसके बदले में। तो नॉट टू डू समथिंग को ही हम लोग अच्छी अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसी चीज को आपको यहां पर ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा, एब्सटेनेंस। सो इट कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अब ऑफर के ना कुछ काइंड होते हैं। ऑफर के अंदर बेसिकली हम लोग को 2 बात पढ़नी है, एक ऑफर कैसे बनता है और ऑफर किसके लिए होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्लासिफिकेशन दी पहले, ठीक है, कि एक होता है जनरल ऑफर, ठीक है। जनरल ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर विच इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय एनीवन, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो सबके लिए खुला हुआ है। दैट इज अ जनरल ऑफर। दिखाता हूं मैं आपको। तो जनरल ऑफर क्या है? विच इज ओपन फॉर पब्लिक एट लार्ज, कोई भी उसको कर सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा केस लॉ था, कैरिल कॉर्बिल स्मोकबॉल एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था,
जो कंपनी थी स्मोक बॉल, उसने एक दवा बनाई थी। उसने बोला अगर कोई ये दवा लेगा तो उसके बाद उसको इन्फ्लुएंजा का जर्म्स इंपैक्ट नहीं कर सकता, अगर किया मैं 100 पाउंड दूंगा एज अ अवार्ड। इसने ये बोलते हैं ना, कभी कभी आदमी उत्तेजित होकर प्रॉमिस कर देता है, इसने वो दिया। एक आदमी ने ये दवा ली और उसके बाद उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। ये हेल्ड हुआ कि उसको एक 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इट वॉज अ जनरल ऑफर एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय हिम। उसने स्मोक बॉल को स्मोक में उड़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। सर स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है when the offer is made to a specific or a certain person it is known as a specific offer। किसी एक पार्टी को, जैसे उबर कभी कभार आपके फोन में एक कूपन कोड भेजता है और कूपन कोड आप किसी भी और के उबर में लगा के देख लो, मैं कसम खा के बता रहा हूं किसी के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, किसी के ऊपर नहीं। वही इन्फ्लुएंजा या दिमागी बीमारी जो तुमको है, ठीक है, किसी के ऊपर नहीं लगेगा, वो सिर्फ तुम्हारे ऐप पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि वो ऐप स्पेसिफिक है और तुम्हारे ही ऐप के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर। ठीक है सर, क्रॉस ऑफर क्या होता है? ठीक है, दो आदमी, 2 पीपल, याद रखना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक दूसरे को, साइमल्टेनियसली एक साथ एक दूसरे को सेम आइडेंटिकल ऑफर, सेम आइडेंटिकल ऑफर, सेम टाइम पर, सेम आइडेंटिकल ऑफर सेम टाइम पर जब एक्सचेंज करते हैं ना, दैट इज नोन एज क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर कुछ नहीं होता, व्हेन 2 पीपल एट द सेम टाइम एक्सचेंज ऑफर्स विद वन एंड अदर विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को, मैं सोचा मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि मैं अपनी बाइक 10,000 में बेच रहा हूं। मेरा दोस्त सोचा कि यार मैं ना गुप्ता जी को मैसेज करूंगा कि क्या मैं उनकी बाइक 10,000 में खरीद सकता हूं। मैंने उसको बोला क्या तुम खरीदोगे, उसने बोला क्या आप बेचोगे। दोनों का ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ वन अनदर आया है, सेम ऑफर है, आइडेंटिकल ऑफर है, एक ही बार टाइम पर आया है। क्या मैं एक को एक्सेप्टेंस मान सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों ऑफर है। जब आप दोनों में से एक को रिप्लाई करोगे तब एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, अब आया काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या है, आप एक आदमी के ऑफर को रिप्लाई करते हो विद क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब आप एक कंडीशन लगा देते हो कि अगर ऐसा किया आपने तो मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करूंगा। एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बेसिकली एक ऑफर है, और वो सेकंड वाला ऑफर पहले वाले ऑफर को कैंसिल कर देता है। मैं समझाता हूं राज कैसे। मम्मी गई सब्जी खरीदने, मम्मी ने पूछा, हाँ इसको बेसिकली बार्गेन ऑफर भी बोलते हैं। मम्मी ने पूछा 1 किलो आलू कैसे दिए? आलू वाला बोला 30 रुपया, ये आलू वाले का ऑफर है। मम्मी बोलती है 15 रुपए देंगे, ये मम्मी का ऑफर है। अब मम्मी ने 15 रुपए देने की बात कर दी तो 30 रुपए तो देगी नहीं, तो 30 रुपए वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया। काउंटर ऑफर में हमेशा एक ऑफर लैप्स होता है, हमेशा। फिर दुकान वाले ने बोला अरे मेम साहब 20 तो दो, मम्मी बोली लास्ट 17 देंगे, 20 वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया। तो काउंटर ऑफर में क्या होता है, जो इनिशियल ऑफर होता है वो हमेशा लैप्स करता है या कोलैप्स करता है, लैप्स करता है या कोलैप्स करता है। आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैंडिंग ऑफर। सर स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या है? इसका एक टाइम पीरियड होता है, ये एक टाइम पीरियड तक ही ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे दिवाली सेल, ऑक्शन भी काउंटर है, दिवाली सेल, ठीक है, ये सिर्फ दिवाली तक ही रहेगी। आप इसको ईद बकरीद में जाके यूज नहीं कर सकते, दिवाली सेल तो दिवाली में ही रहेगी ना। इट इज ओनली एप्लीकेबल टिल दिवाली ओनली, ठीक है, टिल दिवाली ओनली। नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ठीक है। सहा बिग बिलियन डेज, करेक्ट, ओके, बिग बिलियन डेज। नेक्स्ट, तो कुछ वैलिड एसेंशियल्स होते हैं ऑफर के, इसको आप गो थ्रू कर लीजिए, नॉट फॉर रिटन पर्पस, लिखने के लिए नहीं आएगा जनरली, बट केस स्टडी में काम आएगा। जैसे सबसे पहला, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। आपका जो ऑफर है ना वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। क्यों भैया? स्टे अपडेटेड। आप साची को काहे खोज रहे हैं? कुछ उधारी उधारी है क्या? ठीक है, सो इट शुड क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मतलब जिस चीज को मांगने के लिए, ठीक है, जिस चीज को मांगने के लिए
आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, देयर शुड बी अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, देयर शुड बी अ लीगल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, उसके लिए आप कोर्ट लेके जा सको सामने वाले को। जो ऑफर होगा ना वो क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। आप दुकान में जाके ये नहीं बोलोगे 1 लीटर तेल दे दीजिए, अरे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा तेल लेना है, ठीक है, कौन सा तेल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप किसी दुकान में गए, आपने बोला 1 लीटर ऑयल दे दो, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा ऑयल, ठीक है, कौन सा ऑयल, सरसों का, कोकोनट का, कौन सा ऑयल, ये आपने बताया नहीं, पर्पस क्या है वो नहीं बताया, यूज क्या है वो नहीं बताया, तो ये क्या हो गया, ये सर्टेन नहीं है, ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। आप जो भी ऑफर दे रहे हो, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। ऑफरी को पता तो होना चाहिए उसके पास ऑफर आया है, मतलब इतना आया है, ठीक है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। आना चलो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सामने वाले को उस ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। जब तक उसको उस ऑफर के बारे में पता नहीं चला ना, तब तक उस ऑफर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा वो लेगा कैसे। इसी में एक केस लॉ था नमन शुक्ला और गौरी दत्ता वाला। गौरी दत्ता का एक सर्वेंट था नमन, वो गया, उसका तो गौरी दत्ता का जो नेफ्यू था वो खो गया, तो वो उसके नेफ्यू को खोजने गया, ठीक है। जब वो खोजने गया तब ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो खोजने के लिए पहुंच गया तब इसके मालिक ने यहां पर एक ऑफर डिक्लेयर किया कि जो भी मेरे बच्चे को खोज के लाएगा मैं उसको 500 रुपया दूंगा। अब ये बच्चे को खोज के लेके आ गया, 2-3 दिन बाद इसको पता चला कि एक ऑफर था, तो ये गया मांगने के लिए कि मेरा पैसा दो। वो बोलता है अरे तुम्हारे जाने के बाद ना ऑफर डिक्लेयर हुआ था, तो तुमको तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था जब तुमने ऑफर एक्सेप्ट किया। द कोर्ट ने बोला कि जो गौरी दत्ता कर रहा है वो एकदम सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि ऑफर तो आप तभी एक्सेप्ट करोगे ना जब आपको मिला या आपको कम्युनिकेट किया गया। अगर आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया तो आपको ऑफर पता कैसे चलेगा। आइए नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। असेंट मतलब अप्रूवल, ठीक है, ये ऑफर किया जाना चाहिए टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द पार्टी, उनका असेंट पाने के लिए, ठीक है, उनका असेंट पाने के लिए। तो बोलता है ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी एंड नॉट मियरली विद द व्यू ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग द ऑफर। असेंट पाने के लिए होना चाहिए, उनका अप्रूवल पाने के लिए होना चाहिए, ठीक है, और किसी चीज के लिए नहीं, उनका अप्रूवल पाने के लिए। नेक्स्ट, इट मे बी कंडीशनल, ठीक है, इट मे बी कंडीशनल एंड ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर। इट मे बी कंडीशनल। आइए, इट मे बी कंडीशनल। भाई एक सिंपल सी चीज है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है ना, ठीक है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे इसमें होता है ना, अब मैंने एक ऑफर दिया, जैसे ये हमेशा होता है, मैं बताता हूं। आप अगर कोई ऑनलाइन साइट से खरीद रहे हो ना, कोई नई ऑनलाइन साइट से, तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं, कोई नया ऑनलाइन साइट पे, तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि लोग कैश ऑन डिलीवरी कम लें। तो वो क्या बोलते हैं आपको, अगर भले उसके लिए उनको लॉस इंकर करना पड़ जाए, कि अगर इट मे बी कंडीशनल, ठीक है सर, ऑफर कंडीशनल होना चाहिए। सर कंडीशनल हो सकता है, मतलब जैसे आप देखोगे, ठीक है, कि वो लोग बोलते हैं आप अगर प्री पेमेंट कर दो, ठीक है, अगर आप प्री पेमेंट कर दो, ठीक है, तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो 2% एडिशनल डिस्काउंट ये लोग देने की बात कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कंडीशनल, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशनल। नेक्स्ट, ऑफर में ऐसा नहीं लिखा हो सकता है कि अगर आपने ऑफर का रिप्लाई नहीं किया तो वो एक्सेप्टेंस है। ये आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये चीज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर आपने ऑफर को रिप्लाई नहीं किया तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक्सेप्टेंस है, गलत। नेक्स्ट, ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये मैंने अभी टाइप्स में बताया था, ठीक है। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। कभी कभार ऑफर इंप्लाइड होता है, ठीक है, हरकतों से समझ में आता है। अब भैया एक ऑटो स्टैंड पे ऑटो आके रुका आपके सामने, ठीक है,
ऑटो आके रुका आपके सामने, ठीक है, ऑटो से आदमी उतरा, ऑटो से आदमी उतरा, ठीक है, ऑटो से आदमी उतरा, ठीक है। अब जब वो आदमी ऑटो से उतरा, वो आदमी ऑटो से उतरा, तो जैसे ही वो ऑटो से उतरा, वो व्यक्ति जैसे ही ऑटो से उतरा, ठीक है, अब उसको पैसा देना है, ये उसको पता है। ऑटो वाला जब ऑटो स्टैंड पे रुका, तुम ऑटो स्टैंड पे खड़े हो, वो तुमको बोलेगा थोड़ी ना भैया ऑटो जाने के लिए, ये इंप्लाइड है कि इट इज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, इट इज इंप्लाइड। नेक्स्ट, offer is different from a mere statement of intention and invitation to offer or a mere communication of information, a prospectus and advertisement। देखो भैया, ऑफर जो है, ठीक है, ऑफर जो है ना, वो डिफरेंट है फ्रॉम एन इंटेंशन या इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज डिफरेंट, ठीक है, इंटेंशन या इन्विटेशन से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि एन आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि सर आप अपना घर बड़ा अच्छा लग रहा है, बेचेंगे तो कितने दाम में बेचेंगे, मैंने बस रिप्लाई कर दिया, द आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। सिमिलरली अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं या एक अनाउंसमेंट करता हूं, दैट इज नॉट एन ऑफर। अनाउंसमेंट ऑफर नहीं होती। जैसे मैंने ये बोला कि आईपीएल के इस बार के ऑक्शन में ऑल प्लेयर्स आर ऑन सेल, इसका यह मतलब नहीं है कि विराट कोहली को खरीदने आप पहुंच जाएंगे, मैंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है, इट इज नॉट एन ऑफर। अनाउंसमेंट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट, इन्विटेशन टू ऑफर समझिएगा, ठीक है। ये जो आईपीओ होता है, जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस जो निकालते हैं ना, कंपनी जो प्रोस्पेक्टस निकालती है शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करने से पहले, वो प्रोस्पेक्टस एक ऑफर नहीं होता, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। कंपनी आपको बोल रही होती है कि भैया मैंने एक बैंड ऑफ शेयर्स दिया है, मैं समझा रहा हूं, बैंड लेट्स से 100 से 150 शेयर। अगर आप ये 100 से 150 शेयर खरीदने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो भैया आप एक ऑफर दीजिए इन द प्राइस रेंज ऑफ 550 to 650, ये प्राइस रेंज है, आप ऑफर दीजिए। तो लेट्स से आपने ऑफर दे दिया कि मैं 300 खरीदने के लिए रेडी हूं एट द रेट ऑफ 575, तो ये आपने ऑफर दिया। इन्विटेशन इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, ये आपने ऑफर दिया। अब वो चाहें तो या तो इसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, या तो वो इसे रिजेक्ट कर देंगे, या तो उसे वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो फिर वो अग्रीमेंट बन जाएगा, और अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो वो वॉइड हो जाएगा, खत्म। यहां पर देखो दिया हुआ है, ये डिस्टिंग्विशमेंट दिया हुआ है, बट मैं प्रेफर करूंगा ना आप ये वाला पढ़ो, ये ज्यादा अच्छा है। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की जाती है ना जो ऑक्शन सेल की, कि ऑक्शन है, आइए आइए आइए, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑक्शन में तो आप जाके ऑफर देते हो ना, ऑक्शन में जब आप बैठे हो, आप बोल रहे हो, सामने वाले ने बोला विराट कोहली की बिडिंग स्टार्ट्स एट 5 करोड़, ठीक है, आपने ऑफर दिया 8 करोड़, अगर सामने वाला उस पर हथौड़ा मार दिया, ऑफर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर कभी भी अग्रीमेंट नहीं क्रिएट करेगा, ऑफर अग्रीमेंट क्रिएट करेगा व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। आओ, आईटीओ, आईपीओ बेटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नॉट आईटीओ। तो ऑफर कैसे बन सकता है, या तो एक्ट के लिए बन सकता है, या एक्ट को छोड़, नॉट टू डू, एब्सटिनेंस का मतलब नॉट टू डू। अब या तो वो वर्ड से होगा या कंडक्ट से, अगर वर्ड से हुआ तो एक्सप्रेस, कंडक्ट से हुआ तो इंप्लाइड। अब वर्ड या तो रिटन होंगे या ओरल होंगे, या तो लिखित या बोले हुए। अब आया डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट thereto, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent, signifies his approval, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. अब हम लोग आए हैं एक्सेप्टेंस पे।
उस प्रपोजल को जब एक आदमी एक्सेप्ट कर लेता है ना कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो वो मैं करूंगा, तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और जैसे ही वो प्रॉमिस बनता है इट इज एन अग्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ऑफर के कुछ वैलिड एसेंशियल्स थे, वैसे ही अग्रीमेंट के एक्सेप्टेंस के भी हैं। जैसे एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्टेंस कर सकता है। एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होगा। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड मतलब आप उसमें चेंजेस नहीं क्रिएट कर सकते। अगर मैंने ऑफर आपको 20 रुपए में 1 kg का दिया है तो आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे। यू कैन नॉट क्रिएट चेंजेस इन दैट, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। भैया जैसे ऑफर कम्युनिकेट होता है वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब तक आप सामने वाले को बताओगे ही नहीं कि आपने उसका क्या बोलते हैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक ये चीज उसे पता कैसे चलेगी दैट द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर आईसीआई बोल रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, तो आपको भैया ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ही करना है, उसमें ऑफलाइन करने से नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है, उन्होंने बोला ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, उन्होंने बोला ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप करना है। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिलअप किया ना तो इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। द सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्ट टू ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ओनली। सब्जेक्ट टू ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ओनली। ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर वो आगे एक्सेप्टेंस होगी नहीं। आइए नेक्स्ट, टाइम। बहुत जरूरी है कि अगर एक ऑफर का एक डेफिनेट टाइम है, ठीक है, लेट्स से ऑफर का डेफिनेट टाइम दिया हुआ है 6 महीना, तो वो ऑफर 6 महीना में ही एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। विद इन 6 मंथ्स ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अगर वो 6 मंथ्स के बियॉन्ड जाता है तो उसके एक्सेप्टेंस का टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका है। उसके एक्सेप्टेंस का टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका है। ठीक है। सो द एक्सेप्टेंस टाइम पीरियड इज ओनली, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। सुनिए, चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। ठीक है, चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। अगर आप किसी चीज को रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अग्री कर रहे हैं। अब एक नेता दूसरे नेता को बहुत सारी चीजें बोलता है, सारे नेता दूसरी बात पे रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे हैं भौंकने दो। ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं भौंकने दो। तो आप जब कोई बात पे रिप्लाई नहीं करते ना, तो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रिप्लाइंग डजंट मीन यू आर एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि यू आर एक्सेप्टिंग इट। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट एंड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। आइए, सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लेज डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। अब ये क्या बोलता है सुनिए, एक्सेप्टेंस जो है आपकी वो कंडक्ट से भी हो सकती है। हाँ, वो कंडक्ट से भी हो सकती है। आइए, तो भैया क्या बोलता है सुनो, जो आपकी एक्सेप्टेंस है ना वो इंप्लाइड भी हो सकती है। कैसे? अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने जा रहे हो, ठीक है, अगर सामने वाला ट्रक आपके सामने आके, मतलब कार आपके सामने आके रुकी है, आपने बिना कुछ बोले आप बैठ गए, उबर में मान लीजिए आपने बुक किया, उसने पिन बताया, आपने पिन बताया और वो चलने लगी गाड़ी, ये होती है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ये होती है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ये होती है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये होती है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। अब इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सिंपल मैं बताता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी। सुनो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग। नेक्स्ट, फिर आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब सुनो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी
अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की जब बात आती है ना, तो हमें इसके दो पॉइंट देखने पड़ते हैं। अब आप लोग में से किसी किसी के दिमाग में ये आता होगा कि जब हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर देख रहे होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर देख रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर देखते टाइम हम लोग सिर्फ ऑफरर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, मतलब एक तरफा ही देखते हैं। लेकिन जब आना नेक्स्ट फिर आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन एक चीज समझो, जब आप कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हो ना, तो आपको दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है, ऑफरर के लिए भी और ऑफरी के लिए भी। ऐसा क्यों है पता है? ऐसा क्यों है? वो सब प्लस और स्पेशल पे हो गया। ऐसा पता है क्यों है? रीजन क्या है? आप एक चीज नोटिस करो, जब ऑफरर ऑफर दे रहा होता है तो प्रॉमिसी को पता नहीं होता है कि उसे ऑफर मिलने वाला है। उसको पता नहीं होता पहले से कि ऑफर मिलने वाला है, उसको कोई आइडिया ही नहीं होता। ठीक है, उसको कोई आइडिया ही नहीं होता। लेकिन जब उसने ऑफर भेज रखा होता है ना, तो वो इंतजार कर रहा होता है। इसलिए हमें एक्सेप्टेंस को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। अब आज को मेरे को नहीं पता कि मिंत्रा वाला मेरे को कोई ऑफर भेजने वाला है कि नहीं, लेकिन एक बार मिंत्रा ने मेरे को ऑफर भेज दिया, वो भी इंतजार कर रहा होगा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा कि डिक्लाइन करूंगा, और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं एक्सेप्ट करूंगा या डिक्लाइन करूंगा। तो मेरे को ना दोनों साइड से सोचना होता है, इधर से भी उधर से भी। अभी क्लियर हुआ कि क्यों हम लोग ऑफर के टाइम में सिर्फ एक आदमी का देखते हैं और यहां पर दो व्यक्ति का देखते हैं? ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ते हैं। आइए, कहां गया? हाँ, अच्छा, एक चीज है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। जब एक है लेटर और एक है फोन। एक बात समझिएगा, एक है लेटर, एक है फोन। ये बस ऐसे ही बता रहा हूं, कोई दूसरी चीज के लिए बता रहा हूं जो बाद में काम आएगी। एक है लेटर, एक है फोन। कभी कभार ऑफर चिट्ठी में भेजा जाता है, जैसे पुराने जमाने में होता था, चिट्ठी में भेजा जाता था। ऐसे केस में जब सामने वाला पार्टी, मतलब अगर मान लो ऑफरर है, उसने चिट्ठी भेजी 15 तारीख को, सामने वाले के पास पहुंची 16 तारीख को, और उसने रीड की 17 तारीख को, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब होता है? 17 तारीख को। ठीक है, 17 तारीख को। ओके, 17 तारीख को। क्या होता है 17 तारीख को? साथ ही साथ 17 तारीख को होने के बाद अलावा जब यहां से जो ऑफरी होती है, ऑफरी होता है, ये जब रिप्लाई करता है, ये जब रिप्लाई करता है, ठीक है, ये जब रिप्लाई करता है, तो ऑफरर के लिए, ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? जिस दिन इस ऑफरी ने अपने लेटर को पोस्ट किया। क्योंकि एक बात समझना, ऑफरर अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। ले, ऑफरर अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। ठीक है, वो अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। जो भी उसने अग्री किया है, ही हैज टू स्टिक टू इट। ठीक है, वो अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। ठीक है, जैसे ही लेटर पोस्ट किया, अब ऑफरर उसमें जो भी ऑफरी ने लिखा है उससे वो बाउंड हो गया, उससे वो बाउंड हो गया। जो भी उसने लिखा है उससे वो बाउंड हो गया। अब वो उसको चेंज नहीं कर सकता। नाउ ही कैन नॉट टेक दैट बैक, ही इज बाउंड बाय इट। अब वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। ठीक है, लेकिन अनमोल जी, एक सीए की बुक होती है, वो शायद आपके पास होगी, उसको जरा से खोल लीजिए, रहम करिए उस पर। इंस्टीट्यूट ने गंद जमाने के लिए थोड़े ना दिए। लेकिन इस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से
ठीक है, ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कब कंप्लीट होगा, जब उसको ये पता चलता है, व्हेन ही गेट्स टू नो, व्हेन ही गेट्स टू नो दैट इट इज रेड बाय ऑफरर। ठीक है, जब ऑफरर पढ़ता है, मतलब एकदम सिंपल सा तरीका है ना, सेम मटेरियल जो आईसीआई का बुक है वही है, बस खाली कलरफुल फॉर्म में है बस। भेजने वाले के लिए, सुनो ध्यान से, भेजने वाले के लिए चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, भेजने वाले के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग इज जब सामने वाले को पता चलता है, जब सामने वाले को पता चलता है, जब भेजने वाले के लिए जब सामने वाले को पता चलता है, रिसीवर के लिए तब है, ऑफरर के लिए जिस टाइम पे ऑफरी ने लेटर को पोस्ट किया। जैसे ही ऑफरी ने लेटर को पोस्ट किया, ऑफरर को पता है अब इसमें कुछ सही लिखा हो या गलत लिखा हो, आई एम लायबल। ये होता है पोस्ट के केस में। लेकिन फोन के केस में, जो टेलीफोन वाला केस होता है, हाँ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, जो टेलीफोन वाला केस होता है फोन के केस में, यहां पे जो कम्युनिकेशन होती है ना, जो फोन के केस में होती है, चाहे ईमेल से हो फोन में हो, ये इंस्टेंट होती है। ठीक है, तो आप इंस्टेंट बोल के इंस्टेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस लाइन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उसी समय आपका प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है, और अगर वैलिड एसेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसी समय। पर अगर लाइन में डिस्टरबेंस हो तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो उस केस में वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वॉइड हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये जो कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस है ना, ये एक्चुअली में परफॉर्मेंस पार्ट के साथ आएगी। जब हम लोग परफॉर्मेंस वाला यूनिट करेंगे, वो यूनिट के साथ ये स्मोक बॉल वाला घुस के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक क्या बोल रहा है, ये टॉपिक ये बोल रहा है कि जब आप कोई चीज का अग्रीमेंट करते हो, तब वो चीज परफॉर्म करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है दैट आई एम स्टार्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इट। तो ये बात कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस वाले टॉपिक के साथ आएगी, जब हम लोग यूनिट 4 आई गेस करेंगे परफॉर्मेंस वाला। तो इसके बगल में यूनिट 4 लिख लो। नॉर्मल कोर्स में मेरे को साथ साथ पढ़ाना रहता है, क्योंकि यूनिट 4 में लिंकेज करते टाइम बच्चों को पुरानी बातें याद रहे ना रहे कोई ठीक नहीं है, लेकिन वन शॉट में ये प्रिविलेज मैं ले सकता हूं, जो कि सेम ही दिन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब एक टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, रिवोकेशन वाला। ठीक है, हाँ, आजकल तो सब कुछ इमीडिएटली होता है ना बेटा, तो इमीडिएटली हो जाएगा। रिवोकेशन पे आते हैं। रिवोकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, रिवोकेशन, पहले ऑफर दिखाता हूं, ये है भैया ऑफरर विमल। विमल ने एक ऑफर पोस्ट में डाला है, जो पहुंचेगा संजीव के पास। ठीक है, लेट्स से इसने 14 तारीख को पोस्ट में डाला, जो संजीव के पास पहुंचेगा 16 तारीख रिसीव्ड। संजीव इसको पढ़ता है 17 तारीख को, और 18 तारीख को संजीव अपने रिप्लाई को पोस्ट कर रहा है। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल। तो हम लोग बोलते हैं विमल अपना ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता है? ऑफर कैन बी कैंसिल्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस is put into transit। इससे पहले एक्सेप्टेंस ट्रांजिट में पुट किया गया है, वो इसको कैंसिल कर सकता है, वो इसको कैंसिल कर सकता है बिफोर इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, बिफोर द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मतलब इस केस में वो क्या होगा? बिफोर 18th, बिफोर 18th।
बिफोर 18। अरे नॉलेज से क्या फर्क पड़ता है भाई, वो जब तक रिप्लाई नहीं किया नॉलेज से क्या फर्क पड़ता है, उसके रिप्लाई से ना मैं बाउंड होऊंगा, उसके नॉलेज से मेरे को क्या फर्क पड़ता है, रिप्लाई के पहले देना होगा ना। आइए, तो ये एक पार्ट हो गया रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब इसी को घुमा के देखते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की तरफ से। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की तरफ से। अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखते हैं। ये विमल है और मैं सेम ही नाम रखूंगा, और दूसरी तरफ ये पार्टी संजीव है। इस बार संजीव का साइड देखेंगे। अच्छा, दोनों रिवोकेशन एक साथ नहीं हो सकता भाई, कि वो ऑफर भी रिवोक करे एक्सेप्टेंस भी रिवोक करे, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिवोक हो गया तो जब ऑफर ही रिवोक हो गया तो तुम एक्सेप्ट कैसे करोगे, बेवकूफ हो। तो इसने पोस्ट किया, ठीक है, 14 तारीख को, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके पास 16 तारीख को अराइव किया, ठीक है, ये 17 तारीख को रीड किया, और इसने 18 तारीख को अपना पोस्ट डाला। यस, अठारह तारीख को पोस्ट हुआ है, ठीक है। अब समझना, ध्यान से सुनना ये चीज। लेट्स से कि ये लेटर विमल के पास पहुंचेगा 22 तारीख को, और वो उसको 23 तारीख को रीड करने वाला है। मैं बस अज्यूम कर रहा हूं। तो ऐसे केस में अगर संजीव रिवोकेशन करना चाहता है, वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस खींचना चाहता है, तो वो कब तक कर सकता है, बिफोर द एक्सेप्टेंस comes into knowledge of the offerer, before it comes to the knowledge of the offering, before the acceptance comes into knowledge of the offerer, sorry, before it comes to the knowledge of the offerer, मतलब any time before 23rd, any time बिफोर 23rd, ठीक है, किसी भी टाइम 23 तारीख के पहले तक वो रिवोक कर सकता है, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीज है। मैंने पहले इसीलिए आपको पूछा, एक्सेप्टर के साइड से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब उसको उसके बारे में पता चले, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। तो जब तक इनको पता ना चले विमल को कि इसमें हाँ लिखा है या ना लिखा है, मैं इसको कैंसिल कर सकता है। अब एक फालतू की बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोनों एक ही समय पे पहुंचा, अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक ही समय पे पहुंचा, उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको रिवोक मानेंगे। इफ बोथ ऑफ देम रीच एट द सेम टाइम वी विल कंसिडर देम एज रिवोक्ड। अच्छा, लास्ट पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे कैसे हो सकता है। एक हो सकता है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जो अभी आपने देखा। दूसरा हो सकता है बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही खत्म हो गया। आपने 2 महीने का ऑफर दिया था, 2 महीने आज खत्म हो गए, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है, मोड प्रिस्क्राइब्ड था कि ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, फिर भी आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करके ऑफलाइन जाके पैसा दे दिया, अब वाट लग गई, ठीक है, क्योंकि आईसीआई ने बोला था ऑनलाइन है। सो दे कैन रिजेक्ट योर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कैंसिल कर सकते हैं, वो लोग रिवोकेशन करके कैंसिल कर सकते हैं। बाय डेथ और इंसेनिटी, ऑफर देने के बाद ऑफरर ही मर गया, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा, बाय काउंटर ऑफर, बाय काउंटर ऑफर, बाय काउंटर ऑफर, ठीक है, एक ऑफर का दूसरा ऑफर ने काउंटर मारा, ठीक है, तो पहला वाला तो रिवोक हो गया ना। लॉजिकली सोचो, 30 रुपए का 15 रुपए पे मम्मी ने फेंक के मारा बार्गेन, तो 30 रुपए वाला काउंटर हो गया, ठीक है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू यूजुअल मोड,
जब यूजुअल मोड से ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। मैंने बोला था दैट द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन राइटिंग, और राइटिंग में हुआ ही नहीं। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मतलब जो पहले लीगल था और जो बाद में जाके इलीगल बन गया। जो पहले लीगल था, ठीक है, और बाद में जाके इलीगल बन गया, ठीक है, पहले लीगल था और बाद में जाके इलीगल बन गया, ठीक है। आइए, बाय डेथ और इंसेनिटी, जो भी आप बुलाओ, ठीक है। तो यहां पर हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। चलिए सर यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 काफी छोटा यूनिट है कंपेयर टू अदर यूनिट्स, एंड इट स्टार्ट्स विद कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन मतलब जो आप रिटर्न में दे रहे हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है। देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, ठीक है। देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ तो देना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ तो देना चाहिए, और ये जो कंसिडरेशन होती है ये दोनों साइड से होती है। जनरली कंसिडरेशन इज फ्रॉम बोथ द साइड्स। आइए इधर देखते क्या बोलते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee or other person abstains from doing something or does something, it is consideration। अच्छा, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग, ठीक है, कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग, और कंसिडरेशन कैन बी नॉट टू डू समथिंग एज वेल, ठीक है। अब मैं कंसिडरेशन में हो सके तो कुछ कर भी सकता हूं, और कंसिडरेशन में यह भी हो सकता है कि मैं कुछ ना भी कर सकूं। सो द कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग एज वेल एज नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, एज वेल एज नॉट टू डू समथिंग। तो कंसिडरेशन दोनों तरीके से हो सकता है। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉमिस भी कर सकता हूं, और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिनाई भी कर सकता हूं। तो कंसिडरेशन दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब बात क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कंसिडरेशन मैंने दिया, ठीक है। एक आदमी मेरे को बोलता है कि सर सुनिए ना। मैंने बोला बोलिए। आप क्या कर मेरे लिए एक आदमी का खून कर सकते हैं। मैंने बोला क्यों। बोला बदले में मैं आपके लिए आपको 10,000 kg सोना दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक आदमी का खून करना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा, बस ऐसा ही डील है। बोला हाँ बस यही डील है। मैंने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी के अभी मार देता हूं, ठीक है, अभी के अभी मार देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यह वैलिड कंसिडरेशन होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैलिड कंसिडरेशन सिर्फ तब होगी, वैलिड कंसिडरेशन सिर्फ तब होगी जब यह चीज लीगल हो। जब तक यह सामान लीगल नहीं है तब तक कंसिडरेशन वैलिड बिल्कुल नहीं है, तब तक कंसिडरेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है, तब तक कंसिडरेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है। क्लियर? तब तक कंसिडरेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर? यहां तक डन? चलो, लीगल होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लीगल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो चीज लीगल नहीं है ना तो फिर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लीगल होना बहुत जरूरी है, लीगल होना महत्वपूर्ण है, इसको बोलता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस। अब बोलता है ऊपर वाले डेफिनेशन को एनालाइज करके आपको क्या समझ में आता है, ऊपर वाले डेफिनेशन को एनालाइज करके आपको क्या समझ में आता है। चलो, एनालिसिस क्या बताता है डेफिनेशन का कंसिडरेशन का? सबसे पहले, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन इज टू डू समथिंग। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन कुछ करने के लिए होता है, ठीक है, कंसिडरेशन कुछ करने के लिए होता है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। ऊपर से हमें यही समझ में आता है कि कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन बी टू डू समथिंग एज वेल एज कैन बी नॉट टू डू समथिंग। द कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग एज वेल एज नॉट टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, दोनों चीज ही वैलिड कंसिडरेशन होती है। आइए,
लेकिन कंसिडरेशन, एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में जनरली, सुनो ध्यान से ओए, हाँ तो वो इलीगल हुआ तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, तो मैंने तो बोला जनरली, ठीक है, जनरली मतलब ऑन अ जनरल बेसिस, एक ऑफर में कंसिडरेशन क्या होगा वो डिसाइड ऑफरर ही करता है। अनअकैडमी ही बोलता है ना, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 14,000 रुपया, तो कितने में 6 महीने की पढ़ाई होगी, ठीक है, वो अनअकैडमी ही डिसाइड करता है। तो जनरली द कंसिडरेशन मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रोमिसी के द्वारा भी हो सकती है। दे मे मूव एट द प्रोमिसी ओनली। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपके लिए किसी ने पहले कुछ किया, आप उसके लिए आज कुछ कर रहे हो, या कोई लगे हाथ तुम्हारे, एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसे वाले सिनेरियो में है, ठीक है, या तुम्हारे लिए किसी ने पहले से कुछ करके रखा है, या कोई फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन हो सकती हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट, मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये वाली चीज ध्यान में रखना। देखिए, अब आपके केस में आपने अनअकैडमी का पैसा नहीं पेमेंट किया, ठीक है, आपने अनअकैडमी का पैसा नहीं पेमेंट किया, ठीक है, आपके मां बाप ने किया, तो कंसिडरेशन या उसके भी तरफ हो सकता है, ठीक है, या उससे रिलेटेड भी किसी और को हो सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी किसी और को हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके केस में बेनिफिट आपके कॉन्ट्रैक्ट का आपके माता पिता को हो रहा है, लेकिन कंसिडरेशन आपके पॉकेट से गया, ठीक है, आपकी पॉकेट से गया, ठीक है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का पेमेंट आपने किया है, आपके पापा ने किया है, मम्मी ने किया, जिसने भी किया, पेरेंट्स ने किया, लेकिन उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? ठीक है, उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? कस्टमर, कंज्यूमर आप ले रहे हो, ठीक है, आप बेनिफिट ले रहे हो उसका, ठीक है। सो द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी हिमसेल्फ, जैसे कि यू, और एनी अदर पर्सन, योर पेरेंट्स, किसी भी द्वारा हो सकती है, या तो आपसे हो सकता है या आपके पेरेंट्स से भी हो सकता है, दोनों में से किसी के एंड से भी हो सकता है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी। देखो 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 देखो, एग्जीक्यूटेड पास्ट कंसिडरेशन, पहले कुछ किए थे, एग्जीक्यूटरी प्रेजेंट या फ्यूचर, वहीं से उठा दिया ना। एग्जीक्यूटेड मतलब जो देना था वो दे चुके, एग्जीक्यूटरी मतलब या तो देंगे या तो दे चुके या तो फ्यूचर में देंगे, ईदर ऑफ द टू, ठीक है। देखो नीचे ही वाला पॉइंट वहां पे बोलता है, देखो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो पास्ट मतलब एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब एग्जीक्यूटरी। जो तुम्हारे माँ बाप ने आज तक तुम्हारे लिए किया है वो पास्ट है, जो तुम्हारे माँ बाप अभी तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, और जो तुम्हारे माँ बाप फ्यूचर में तुम्हारे लिए करेंगे वो फ्यूचर। एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, वो है आगे की बात, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन तरह की चीजें हो सकती हैं,
लेकिन एक चीज याद रखिए, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एकदम सिंपल सी बात है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी दे रहा है बर्थडे पे, लेट्स से, और उसपे उसने मान लीजिए 1 रुपया ले लिया अपनी वाइफ से, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, फिर भी वैलिड है, फिर भी वैलिड है, इट इज स्टिल वैलिड। क्योंकि कंसिडरेशन बोल रहा है नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब इनएडिक्वेट हो सकता है, बस कंसिडरेशन होना चाहिए। आइए, पहला मैंने बोला कंसिडरेशन, हाँ, नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है, कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज के लिए जितना पैसा देना चाहिए उतना पैसा दिया जा रहा हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है उससे कम में भी डीलिंग हो जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी का दाम 10 लाख रुपए है, उज्जवल दोबारा तो बताएंगे, इसके बाद तो जून में एग्जाम देना ही पड़ेगा आपको, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर मैं उससे वो प्रॉपर्टी 100 रुपए में भी खरीदूं ना, कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, बस कंसिडरेशन होना चाहिए, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सुनो, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आप जो मेरे को पैसा दोगे वो कंसिडरेशन है। तो ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना ही कंसिडरेशन नहीं होता। मतलब आप पढ़ने के बाद ये नहीं बोल सकते सर आपने पढ़ा है मैंने पढ़ लिया, बात खत्म, ठीक है, अब कोई पैसा थोड़ी ना देना है इसका। मैंने आपसे पढ़ा, वो आपके लिए कंसिडरेशन है, आपने मेरे को पढ़ाया, वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, ऐसा नहीं हो सकता। कंसिडरेशन इज नॉट बार्टर सिस्टम। कंसिडरेशन हैज टू बी समथिंग मोर देन द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आगे होना चाहिए कंसिडरेशन, उससे पीछे नहीं। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी। सुनो, वो बोलता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, मतलब जो आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो प्रॉमिस रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं हो। मतलब जो आप देने का प्रॉमिस कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में वो रियल होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। मतलब इट शुड बी केपेबल, वो ऐसा होना चाहिए कि वो चीज आप सामने वाले को दे सको, ठीक है, वो चीज आप सामने वाले को दे सको। इट शुड बी रियल नॉट इल्यूजनरी, मतलब वो पॉसिबल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो काल्पनिक होगा ना तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज नॉट रियल इन नेचर, ठीक है, इट्स नॉट रियल इन नेचर, ठीक है, इट इज नॉट रियल इन नेचर। आई एम इन पुणे अकेडमी मैराथन। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वो चीज जो आप कर रहे हो ना, वो इमोरल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, फॉल्स नहीं होनी चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो वॉइड हो जाएगा, ऐसा कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। तो ये कंसिडरेशन के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है, जो इन्होंने आपको बताई। अब कंसिडरेशन में एक चीज आती है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बड़ा सिंपल सी चीज है। ये बोलता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ है तो वो उन दो लोगों के बीच की बात है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में केस वो दो लोग एक दूसरे पे कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में घुस के उनके ऊपर केस नहीं कर सकता या हर्ट नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में। प्रिविटी का मतलब ही प्राइवेट है। व्हेन आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, इट इज अ प्राइवेट अफेयर, ठीक है, इट इज अ प्राइवेट अफेयर, वो मेरे तुम्हारे बीच की बात है। कोई तीसरा आदमी जिसको स्ट्रेंजर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, घुस के हम पे केस नहीं कर सकता। तुमने एक लड़की से शादी की, तुम्हारे और उसके बीच की बात है, तुम्हारे और उसके लड़ाई भी उसके बीच की बात है। टीवी पिक्चर में देखा नहीं, जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो बाकी लोगों को बोला जाता है अरे ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, इसमें मत पढ़ो, इनके बीच में मत पढ़ो, ठीक है। तो ये जब होता है ना
कि इनके बीच में मत पड़ो। इल्यूजनरी मीन्स इमेजिनरी, बेटा ऊपर बोला मैंने, थोड़ा ध्यान से सुनो अमित साहू जी, ठीक है। इल्यूजनरी का मतलब है इमेजिनरी, काल्पनिक, जो चीजें आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कोई थर्ड आदमी बीच में घुस के केस नहीं करता इनके ऊपर, कर ही नहीं सकता, ही इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस प्रिविटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रिविटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं सर? प्रिविटी किस किस केस में काम नहीं करता, ठीक है, किस किस केस में काम नहीं करता? पहला, प्रिविटी उस केस में काम नहीं करता जहां किसी ट्रस्ट को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं किसी बेनिफिशियरी के फायदे के लिए, ठीक है। पापा ने एक ट्रस्ट खोला, ठीक है, ट्रस्ट में एक फंडिंग दी गई, उस फंडिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, फैमिली मेंबर के बेनिफिट के लिए, ठीक है, फैमिली मेंबर के बेनिफिट के लिए। अब ये भी आप एक चीज नोटिस करो, अगर वो मेरे बेनिफिट के लिए है, अब पापा है और ट्रस्ट वाला आदमी है, ट्रस्टी जिसको बोलते हैं, इन लोग दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है कि ये लोग पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर यहां पर इन लोगों ने कोई गलत ट्रांजैक्शन किया या उस ट्रस्टी ने मेरी प्रॉपर्टी को हत्याने की कोशिश की, तो मैं बीच में घुस के केस कर सकता हूं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बेनिफिशियरी हूं। तो यहां पर स्ट्रेंजर कौन हुआ? बेनिफिशियरी हुआ, एंड ही हैज द राइट टू सू द अदर पार्टी। पहला प्रिविटी का एक्सेप्शन बेनिफिशियरी, पहला, ठीक है। दूसरा, जब फैमिली सेटलमेंट होता है, जैसे एचयूएफ है और आज एचयूएफ टूट रहा है, ठीक है, आज एचयूएफ टूट रहा है। एचयूएफ टूटने के समय प्रॉमिस किया गया कि वो लोग एक ट्रांजैक्शन फुलफिल करेंगे। आज प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के बीच में बट रही है, ठीक है। दोनों ने प्रॉमिस किया कि 20-20 हजार रुपया अपनी मां को देंगे उसके मेंटेनेंस के लिए हर महीना। तो ये प्रॉपर्टी तो आपस में बांट ले रहे हैं। अब ये जो सेटलमेंट हुआ है ये दोनों भाइयों के बीच में हुआ। अगर मां को 20,000 रुपया नहीं मिला तो यहां पे मम्मी स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकती है उसके। तो इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इवन दो द सेटलमेंट इज नॉट बिटवीन यू, अगर आप हर्ट हो रहे हैं उस सेटलमेंट से, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी। नेक्स्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई मैरिज पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, जैसे पहले जमाने में दहेज दिया जाता था, ठीक है, लड़की का बाप लड़के के बाप को दहेज देता है इस चीज में कि जो लड़की घर जाएगी तो उसको ढंग से प्रोटेक्ट करके खुश रखा जाएगा। अब इसमें अगर लड़की को खुश नहीं रखा गया या लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भले ही वो लड़की थर्ड पार्टी थी फिर भी वो केस कर सकती है। ऑब्वियसली राइटिंग में होना चाहिए। सिमिलरली मैं आपको उल्टा तरीका भी बताता हूँ। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई बात है जिसमें वाइफ को बहुत मारा जा रहा है हस्बैंड द्वारा, फिजिकल वायलेंस बहुत हुआ जा रहा है, फिजिकल अब्यूज बहुत हो रहा है, ठीक है, लड़की का बाप भी कंप्लेन कर सकता है जाके, बिकॉज ही इज द थर्ड पार्टी, ठीक है, ही इज द थर्ड पार्टी, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब तक फैमिली सेटलमेंट नहीं हुआ तब तक तो मम्मी बेनिफिशियरी बन ही नहीं सकती, और जब फैमिली सेटलमेंट के बाद पैसा मिल रहा है तो वो फैमिली सेटलमेंट वाला पॉइंट ऑलरेडी आ गया ना गर्गी। आइए, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में भी ये जो लेन देन का सामान होता है तो लड़के का बाप या कोई भी रिलेटिव कर सकता है अगर इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, इवन दो इट्स अ स्ट्रेंजर, ठीक है। कभी कभी तो बिल्डिंग वाले ही कर देते हैं कंप्लेन, हाँ, कभी कभी बिल्डिंग वाले ही कर देते हैं, ये लोग बहुत मारता घाटता है एक दूसरे को, उससे भी होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने अपने एजेंट को एक काम दिया,
ठीक है, कि एक पर्टिकुलर आदमी मिस्टर वर्मा के साथ डीलिंग करने के लिए, ऑब्वियसली रिटर्न में होना चाहिए। कितनी बार बोलूं मैं ये रिटर्न में होना चाहिए, कितनी बार बोलूं, ये तो इम्प्लाइड है ना, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, आइए, मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है सर। असाइनमेंट, अगर मैंने एक आदमी को अपने बिहाफ पे कोई काम करने बोला, अपने एजेंट को, अब वो एजेंट किसी आदमी के साथ मिलकर कोई ट्रांजैक्शन किया, उस आदमी पर एजेंट तो केस कर ही सकता है, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल होने के नाते ये हक है। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, सुनिए, अगर एक आदमी, अगर एक प्रोमिसर अपने कंडक्ट से ऐसा दिखाता है कि सामने वाला उसका एजेंट है, तो कोई आदमी अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो प्रिंसिपल लायबल है। अगर मेरी दुकान में देवांश काम करता है झाड़ू पोछा का, ठीक है, देवांश गोयल, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, वो वाला सामान उठा के उसको बेच दे, ठीक है, तो अब देवांश उस पर्टिकुलर सेल के लिए, ठीक है, मेरा एजेंट हो गया। अब अगर इसने सामान गलत हालत में सामने वाले को बेचा है तो ये तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही, मैं भी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। इसको बोलते हैं एस्टॉपल या होल्डिंग आउट, ठीक है। लास्ट, ये बहुत सही चीज है। मान लीजिए एक लैंड है, जैसे मैंने इसमें हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया था, इसमें एक लैंड है हिमाचल प्रदेश का, एक आदमी है जो हिमाचल प्रदेश के लैंड का ओनर है। साफ साफ सरकार ने बोला है कि ये लैंड आप हिमाचल का किसी ऐसे आदमी को नहीं बेच सकते जो हिमाचल का रेसिडेंट ना हो, मतलब सेल इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज मेड टू द रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके बिना नहीं हो सकता। अब जब हिमाचल प्रदेश वाले को ये लैंड वो किसी और को बेचता है, ठीक है, वो आदमी हिमाचल का तो है, लेकिन वो आदमी इस पे होटल या मॉल बनाना शुरू कर देता है, जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट करके रखा है। तो तुम देखो, लैंड किसी और का, ठीक है, बेच किसी और को रहा है, बीच में गवर्नमेंट घुस के उस पर केस कर दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट इज अ कोवेनेंट टू द लैंड। कोवेनेंट मतलब कंडीशन अटैच टू लैंड। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एजेंट, ये ऑलरेडी हो चुका है पीछे। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट पॉइंट है शायद इसका, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कंसिडरेशन नहीं होती फिर भी वो वैलिड होते हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं होती फिर भी वो वैलिड होते हैं। हाँ वही सेम ही है, एस्टॉपल हर जगह सेम ही होता है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे बने, बस उसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पार्टीज जो हैं वो नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, ये राइटिंग में होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तब अगर कुछ फ्री में भी दिया गया है तो वो वैलिड होगा, तो वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, मैंने पास्ट में किसी के लिए कुछ किया है और आज मेरे को वो प्रेजेंट में उसका बेनिफिट दे रहा, ठीक है। क्या चीज ध्यान रखिएगा, सर्विसेज आपने प्रोमिसर को दी होनी चाहिए, वो प्रोमिसर ही आपको कुछ दे रहा है बदले में, ठीक है, और वो जो आपको गिफ्ट दे रहा है वो इस इंटेंशन से दे रहा है कि आपको आपके प्रीवियस एफर्ट के लिए कंपेंसेट कर सके। तो मस्ट बी फॉर द प्रोमिसर मस्ट बी प्रेजेंट, द प्रोमिसर इज गिविंग यू द कंसिडरेशन एंड इट इज फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज दैट यू हैव गिवन। वॉलंटरी भी होना जरूरी है, ये भी याद रखना। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, किसी ने मेरे को पूछा था टाइम बार्ड का मतलब क्या है। टाइम बार्ड का मतलब है ऐसा पैसा जिसको लीगली रिकवर करने का हक आपके पास से चला गया है। ऐसा पैसा जिसको लीगली रिकवर करने का हक आपके पास से चला गया है इज नोन एज अ टाइम बार्ड डेट। बार्ड मतलब टाइम पीरियड रिकवर करने का खत्म हो गया। अब अगर आप ऐसा पैसा मांगने किसी के पास जाते हो और वो आदमी क्या करता है, आपको ऐसे पैसे के लिए बदले में कुछ एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे देता कि सर आई प्रॉमिस, ठीक है, आई प्रॉमिस दैट आई विल पे यू द अमाउंट, मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगा आपको ये पेमेंट।
मैंने बोला वाह, थैंक यू सो मच। उसने बोला हाँ सर आप टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला बढ़िया भाई, तो अच्छा आदमी निकला। और उससे मैंने एक प्रॉमिसरी नोट साइन करवा दिया। अब यहां पर कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। अब तुम बोलोगे सर कंसिडरेशन तो है, आपने पहले उसको पैसे दिए थे। अरे भाई वो बात अलग है, वो बात अलग है। क्योंकि पहले जो मैंने उसको पैसे दिए थे ना, पहले जो पैसे मैंने उसको दिए थे, पहले जो पैसे मैंने उसको दिए थे, वो पैसे तो अब टाइम बार्ड हो गए। उसको लीगली रिकवर करने की अपॉर्चुनिटी तो खत्म हो चुकी है। उसको लीगली रिकवर करने की अपॉर्चुनिटी तो अब खत्म हो चुकी है। तो लीगली तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं कर क्या सकता हूं, प्यार मोहब्बत से वो एक्सेप्ट कर लूं जो वो दे रहा है। तो जब उसने वो दिया तो ये तो विदाउट कंसिडरेशन ही दिया ना, उसने फ्री में दे दिया मेरे को, क्योंकि मैंने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं ना। क्योंकि सर जो पहले आपने पैसा दिया था, जो आपने पहले पैसा दिया था, उसकी तो लाइबिलिटी अब खत्म हो गई, क्योंकि वो तो अब रिकॉर्ड्स में वो पैसा रहा ही नहीं। ठीक है, उसी समय समाप्त हो गया वो। नेक्स्ट आइएगा, फिर आया एजेंसी। सर एजेंसी मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एजेंसी मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एजेंसी का मतलब कुछ नहीं, जस्ट मींस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है, प्रिंसिपल एजेंट जो रिलेशनशिप होती है, इसमें जो भी एजेंट करेगा उससे प्रिंसिपल लायबल होगा। तुम सोचो, इतना बड़ा हक आपने किसी को दे के रखा है कि वो आपको अपनी एक्टिविटी से लायबल कर दे, लेकिन वो जो करेगा उससे आप लायबल होगे, लेकिन आप जो करोगे उससे वो लायबल नहीं होगा। ये भी एक बात समझना, आप जो करोगे उससे सामने वाला लायबल नहीं होगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी से तुम जरूर लायबल हो जाओगे। इतना बुरी चीज है ये, समझे? इतनी बुरी चीज है ये। तुम लायबल हो ना हो, मतलब वो लायबल नहीं होगा कभी अपने काम से, तुम लायबल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे काम से वो लायबल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। सर गिफ्ट में तो कोई कंसिडरेशन होती ही नहीं है, वो तो हमेशा एक खुशी की भावना से दूसरे को दिया जाता है, सामने वाले को खुश करने के लिए गिफ्ट दिया जाता है। वो तो कभी भी इस भावना से होता ही नहीं है कि बदले में कुछ पाए। हालांकि आज के निर्लज लोग हमेशा बदले में कुछ पाने के लिए गिफ्ट देते हैं। भाई शादी में जा रहे हैं, 1200 का गिफ्ट दे रहे हैं, 1100 रुपया वो लिफाफे में डाल रहे हैं, पर प्लेट का कॉस्ट इतना है तो इतना खाना है। ठीक है, तो ये सब आज होता है, आजकल होता है, लेकिन जनरली गिफ्ट तो हमेशा ऐसे ही दिया जाता है बिना किसी भावना के। ठीक है, सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए। नेक्स्ट, बेलमेंट। बेलमेंट अगर आपको याद हो, इस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। बेलमेंट में आप करते क्या हो, बेलमेंट में आप किसी को एक सामान देते हो, उसको या तो यूज करने के लिए, या टेक केयर करने के लिए, या डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और आपको याद है मैंने एक चीज बोली थी, अब आप सोच रहे हो ये यहां क्यों है, क्योंकि बेलमेंट नॉन ग्रेचुइटस भी हो सकता है, मतलब फ्री में भी हो सकता है। जैसे मेरा दोस्त मेरी बिल्ली का ख्याल फ्री में रख रहा था, वो फ्री में भी हो सकता है। तो अगर वो फ्री में है ना, अगर वो फ्री में है तो वो बेलमेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैरिटी। ठीक है, चैरिटी का मतलब होता है, चैरिटी बेसिकली क्या होती है, जब आप मन की भावना से वॉलेंट्री किसी के लिए कुछ करते हो। ठीक है, तो जब आप मन की भावना से वॉलेंट्री किसी के लिए कुछ करते हो, दैट इज चैरिटी। ठीक है, और जहां पे चैरिटी होती है वो तो हमेशा क्या बोल सकते हैं, अच्छी फीलिंग से ही की जाती है ना। चैरिटी कोई कभी खराब फीलिंग से थोड़ी ना करता, यू ऑलवेज डू इट, ठीक है, टू मेक द अदर पर्सन फील वेल, एंड यू नेवर एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। आप 10 रुपए किसी को देते हो, ये तो भले ही वो आदमी आपको स्कीम अच्छा सुना रहा हो रास्ते में, तो 10 रुपया देगा तेरे को भगवान 10 लाख देगा, बट आपको पता है ऐसा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होता कि 10 का 10 लाख मिल जाए। ठीक है, यूनिट ओवर। ठीक है, अब आते हैं अदर एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है ये अदर एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, चलो देखते हैं। आइए, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, चलिए शुरू करते हैं। चलो इस पोर्शन में अपने क्या करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। इस पोर्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है कैपेसिटी,
दूसरा है फ्री कंसेंट, फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, फिर कुछ अग्रीमेंट्स हैं जिनको एग्जैक्टली वॉइड बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। सेक्शन 11 सिर्फ हमें इतना बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन, ठीक है, कर सकते हैं, इनको छोड़ के बाकी लोग नहीं कर सकते। जैसे ये बताता है मेजर कर सकते हैं, साउंड माइंड के कर सकते हैं, और जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो इससे मेरे को यह समझ में आता है अगर मेजर कर सकते हैं मतलब 18 के ऊपर वाले, 18 या 18 से ऊपर वाले कर सकते हैं, मतलब माइनर नहीं कर सकता। एनी अग्रीमेंट विद अ माइनर, एनी अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो पहले ही दिन से वॉइड है, फर्स्ट डे से। लेकिन माइनर के अग्रीमेंट के, माइनर के अग्रीमेंट के, माइनर के अग्रीमेंट्स के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। माइनर के अग्रीमेंट के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं माइनर के अग्रीमेंट के एसेंशियल पॉइंट्स? चलो आ जाओ उनको देखते हैं, ठीक है। माइनर के अग्रीमेंट के एसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं उनको जरा सा देखते हैं, ठीक है। उनको जरा सा देखते हैं कि माइनर के अग्रीमेंट के एसेंशियल पॉइंट क्या होते हैं। लेट्स वॉच, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया जाता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें आप माइनर के साथ एंगेज कर रहे हो, वॉइड एब इनिशियो। एक बात सुन के रखना, माइनर इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ करोगे तो वो वॉइड ही होगा, वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी, ठीक है। अगर आपने माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और अब आप मेजर बन गए, 18 आप पार कर गए, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट आप पे एनफोर्सिएबल नहीं होगा, ठीक है। इट विल स्टिल नॉट बिकम एनफोर्सिएबल ऑन यू, ठीक है। तो ये एनफोर्सेबिलिटी आपके कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आएगी? ये एनफोर्सेबिलिटी आपके कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आएगी? ये एनफोर्सेबिलिटी आपके कॉन्ट्रैक्ट में तभी आएगी जब मेजर बनने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मेजर बनने के पहले ये एनफोर्सेबिलिटी कभी नहीं आएगी, ठीक है, कभी नहीं आएगी। मेजर बनने के बाद ही आ सकती है, मेजर बनने के पहले नहीं आ सकती, ओके। आइए उसके बाद, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। अभी जो मैंने पीछे बोला, लेकिन भले ही वो माइनर है पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो सकता है, या वो एक ऐसा रोल प्ले कर सकता है जहां पे सिर्फ उसके बेनिफिट से रिलेटेड बात हो रही हो। जैसा आपने देखा था माइनर एज अ पार्टनर में, माइनर एज अ पार्टनर में, ठीक है। जैसा आपने देखा था माइनर एज अ पार्टनर में, याद है आपको? माइनर एज अ पार्टनर में भी तो आपने यही देखा था ना कि जो माइनर था, ठीक है, माइनर एज अ पार्टनर में भी तो आपने यही देखा था ना कि जो माइनर था, ठीक है, जो माइनर था वो आदमी, ठीक है, वो आदमी क्या कर रहा था? जो माइनर था वो पार्टनर बन रहा था, पार्टनर के सिर्फ बेनिफिट्स ले रहा था लेकिन लायबिलिटी इंकर नहीं कर रहा था। सो दे कैन बी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। तो बात क्या बोल रहा है? ठीक है, बात क्या बोल रहा है? माइनर यहां पर बेनिफिशियरी बन सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है, सिर्फ बताने के लिए बन रहा है, एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। एक माइनर हमेशा माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। प्लीड मतलब वो हमेशा अपने आप को माइनर के दर्जे में सिक्योर कर सकता है, ठीक है। मान लो उसने जानबूझ के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, अग्रीमेंट में एंटर किया, बाद में उसको अब मन नहीं कर रहा लायबिलिटी पेमेंट करने का, वो अपना हाथ उठा के बोल सकता है मैं माइनर है, मेरे को छोड़ दो, और आप लिटरली उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ही इज अ माइनर, ही इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। नेक्स्ट,
लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट दो चीज को नेसेसिटी मानता है, एक आपकी एजुकेशन को और दूसरी आपकी हेल्थ को। तो अगर माइनर ने अपनी नेसेसिटी के लिए कोई प्रॉपर्टी अपनी प्रॉमिस की है या अपना पेमेंट प्रॉमिस किया है बट वो पेमेंट दे नहीं पा रहा, तो वहां पर माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को लायबल किया जा सकता है, बट ओनली फॉर नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने माइनर का इलाज किया, ऑपरेशन किया, उसकी जान बचा ली। माइनर ने बोला था कि वो उसको 2 लाख रुपया देगा। इलाज होने के बाद माइनर बोलता तू कौन मैं कौन, मैं कुछ नहीं देगा। क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो डॉक्टर क्या कर सकता है, वो माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर का जो पर्सनल एस्टेट है, पर्सनल एस्टेट को यूज करके पैसा रिकवर कर सकता है। पर्सनल एस्टेट को यूज करके पैसा रिकवर कर सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करके। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट अब आगे कैसे बढ़ेगा देखिएगा, ठीक है सर। जो नेसेसिटीज के बारे में बात हो रही है, तो नेसेसिटी के लिए किसका एस्टेट लायबल है, माइनर का एस्टेट लायबल है। वो नेसेसिटी के लिए माइनर रखती है। तो नेसेसिटी दो चीज में आती है, एक आती है एजुकेशन, एक आती है हेल्थ। तो उसको माइनर क्या पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट से रिकवर नहीं कर सकते। मतलब मान लो माइनर नहीं, आप उसके पेरेंट को बोल रहे हो कि उसका पेरेंट दे दे, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में गार्जियन एंटर करता है, गार्जियन मेरे को एंटर कराता है, माइनर के साथ जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है, ठीक है, माइनर के साथ जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है। अगर उसका गार्जियन उसको किसी अग्रीमेंट में एंटर कराता है वो भी वॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या आप एक माइनर को फोर्स कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए? बाप जन्म में नहीं, जीवन में नहीं, ठीक है, जीवन में नहीं फोर्स कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते फोर्स। आप एक माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आप कभी फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नो इंसॉल्वेंसी, ठीक है, एक माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, ठीक है, एक माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई भी डेट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं है। पर्सनली लायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी कभी भी पीछे खींच सकता है। तो अगर वो इंसॉल्वेंट है तो वो अपने हाथ कभी भी पीछे खींच सकता है, ठीक है, वो अपने हाथ कभी भी पीछे खींच सकता है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप। माइनर पार्टनरशिप में माइनर एंगेज कर सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर माइनर एंगेज कर सकता है, ठीक है, दैट इज द एबिलिटी दैट ही हैज। पार्टनरशिप में बिल्कुल जा सकता है, ठीक है, बस फर्क इतना सा है, पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट, माइनर कैन बी एन एजेंट, ठीक है, माइनर एजेंट हो सकता है, ठीक है। अब माइनर कैन बी एन एजेंट, वो दूसरे का एजेंट बन के ऑपरेट कर सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है, जब लाइबिलिटी प्रिंसिपल की ही होने वाली है तो एजेंट माइनर हो या मेजर हो क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बाइंड इट्स पेरेंट और गार्जियन। माइनर अपनी एक्टिविटी से पेरेंट या गार्जियन को बाइंड बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल नहीं है, और पेरेंट और गार्जियन क्यों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि सबके बीच में तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। अगर एक माइनर और अडल्ट साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, मतलब एक तरफ माइनर और अडल्ट है, दूसरी तरफ एक दूसरा अडल्ट पार्टी है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर कोई माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है ना, तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं होती, उसके पापा या मम्मी उसके गार्जियन होते हैं, ठीक है, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, और उससे जो बेनिफिट आ रहा होता है ना, वो माइनर के लिए यूज होता है। तो मान लीजिए उसके मम्मी पापा जो उसके गार्जियन है, ठीक है, उसने किसी के साथ डीलिंग की, उसके मम्मी पापा ने किसी के साथ डीलिंग की, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में ये है, मम्मी पापा हैं, और दूसरी तरफ दूसरा पार्टी है, तो दूसरा पार्टी और मम्मी पापा के बीच में केस हो सकता है, ये किसी चीज के लिए लायबल नहीं है क्योंकि ये माइनर है।
क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी में सिर्फ लीगल आदमी काम कर सकते हैं और माइनर के पास तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, लेकिन वो अपने गार्जियन के थ्रू इसमें बन सकता है। क्या माइनर क्या श्योरिटी बन सकता है माइनर? हाँ, श्योरिटी बिल्कुल माइनर बन सकता है। माइनर कैन बी अ श्योरिटी, वेरी मच पॉसिबल। माइनर कैन बी अ श्योरिटी। श्योरिटी मतलब वो आदमी होता है जो थर्ड पार्टी होता है, जो गारंटी करता है, जो गारंटी करता है कॉन्ट्रैक्ट को, दैट पर्सन इज नोन एज अ श्योरिटी। तो क्या माइनर श्योरिटी हो सकता है? हाँ, द माइनर कैन बी अ श्योरिटी, ठीक है, इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब अगर मेरा श्योरिटी कोई दूसरा आदमी है जो कि माइनर है, मतलब मैं माइनर हूं, मेरा श्योरिटी एक दूसरा आदमी है, मान लो मेरा श्योरिटी अमित है, ठीक है। अब अमित मेजर है, मैं माइनर हूं, और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। वो आदमी मेरे से तो पैसा ले ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, लेकिन मेरे श्योरिटी से ले सकता है। हाँ, उससे ले सकता है, क्योंकि पर क्या वो श्योरिटी मेरे से रिकवर कर पाएगा? बाप जन्म में नहीं, मैं तो माइनर हूं। मतलब कोई आदमी जो माइनर का श्योरिटी बनने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और कुछ नहीं कर रहा। फिर आया लाइबिलिटी फॉर टॉट। टॉट मतलब फ्रॉड, ठीक है। लेकिन अगर माइनर ने किसी तरह का फ्रॉड किया जो कि एक सिविल व्हाट शुड आई से, सिविल ऑफेंस है, तब उस केस में द माइनर इज लायबल। अगर वो एक सिविल ऑफेंस है, उस केस में द माइनर इज लायबल। वहां से उसकी लाइबिलिटी कोई छीन नहीं सकता, वहां पे माइनर लायबल होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हॉर्स वाला एग्जांपल, किसी को गलत घोड़ा बेच दिया, ठीक है, या किसी को कोई चोट पहुंचा दिया गलत तरीके से, उन सब के लिए लायबल होगा। सिविल क्राइम्स, क्रिमिनल ऑफेंस, ये सब के लिए लायबल होगा। ये सिर्फ बिजनेस लॉ के लिए है कि ये वाला चीज चल रहा है, और कुछ नहीं। ये सिर्फ बिजनेस लॉ के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ये सिर्फ बिजनेस लॉ के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं।